हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के जरिए टकराव की सियासत से थकने के बाद जिस तरह से चीन की मदद से ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बेहतर होने के नतीजे सामने आ रहे हैं, जिससे न सिर्फ यमन जंग ख़त्म होने और सऊदी अरब और सीरिया के बीच ताल्लुकात बेहतर होने का रास्ता हमवार हुआ है, बल्कि अब सीरिया और तुर्की के बीच भी ताल्लुकात बहाल करने की तैयारी है। इस सिलसिले में कल रूस की राजधानी मॉस्को में रूस, सीरिया, तुर्की और ईरान की अहम मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि इस बातचीत के नतीजे में तुर्की सीरिया से अपनी फ़ौजें वापस बुला सकता है और बातचीत के नतीजे में दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। उधर खबर है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच कारोबार फिर से शुरू हो गया है। दूसरी तरफ सीरिया में एक इजरायली ड्रोन के मारे जाने की खबर है। इजरायली मीडिया में चर्चा है कि रमज़ान के बाद उसे हमास और दूसरे फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से ख़तरा बहुत बढ़ गया है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बेहतर होते हालात के साथ ही सीरिया और तुर्की के बीच ताल्लुकात बहाल करने के लिए कल मॉस्को में तुर्की, रूस, ईरान और सीरिया के रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव बातचीत हुई है। रॉयटर्स के मुताबिक इन चारों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स और खुफिया महकमों के सरबराहों यानी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों ने कल ट्यूसडे मॉस्को में बातचीत की है। इस बातचीत को तुर्की और रूस ने सीरियन जंग के बाद ख़राब हुए तुर्की और सीरिया के ताल्लुकात की बहाली की कोशिशों के तहत कंस्ट्रक्टिव बताया है। नाटो फौजी अलायंस के मेंबर तुर्की ने 12 साल की सिविल वार के दौरान सीरियाई प्रेसिडेंट बशार अल असद के सियासी और हथियारबंद मुखालिफों को सपोर्ट किया था और मुल्क के नॉर्थ में अपने फौजियों को तैनात किया था। रूस, जो बशार अल असद का ख़ास मददगार है, ने तुर्की के साथ सुलह की बातचीत को आगे बढ़ाया है, लेकिन सीरिया ताल्लुकात को बहाल करने के लिए तुर्की की फ़ौज की पूरी तरह से वापसी की मांग कर रहा है। रूस और तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ के बयानात के मुताबिक बातचीत के दौरान चारों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स और नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों ने सीरिया में सिक्योरिटी बहाल करने और अंकारा और दमिश्क के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने पर चर्चा की है। सभी चार मुल्कों ने सीरिया की इलाकाई एकता को बनाए रखने की ख्वाहिश दोहराते हुए सीरियाई रिफ्यूजीज की वापसी की कोशिशों को तेज करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि बातचीत में स्ट्रेटेजिक M4 हाईवे खोलने के साथ साथ सीरिया से तुर्की के फौजियों की वापसी पर बातचीत हुई है, जिससे पड़ोसी मुल्कों के साथ सीरिया की तिजारत को दोबारा शुरू करने का रास्ता हमवार होगा। जंग शुरू होने के बाद से तुर्की और सीरिया के बीच ऊंची सतह की मुलाकात की शुरुआत करते हुए दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स और नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों ने दिसंबर में मॉस्को में पहली बार बातचीत की थी। आपको बता दूं कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोग्लू ने पिछले हफ्ते कहा था कि चार मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात, जो दिसंबर की बातचीत की बुनियाद पर होगी, मई के शुरुआत में हो सकती है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इसे फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि सभी मुल्क एक ख़ास तारीख पर राज़ी नहीं हो सके हैं। सीरियाई जिम्मेदारों ने बार बार कहा है कि दमिश्क और अंकारा के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने की सिमत में कोई भी कदम तभी उठाया जा सकता है जब तुर्की बागियों के कब्जे वाले नॉर्थ वेस्ट में तैनात अपने हज़ारों फौजियों को वापस लेने के लिए तैयार हो जाए। तुर्की की सीरिया में बड़े पैमाने पर फौजी मौजूदगी की वजह से रूस की कोशिशों के नतीजे में सीरिया में आखिरी बागियों के कंट्रोल वाले सूबे पर बशार अल असद हुकूमत का कब्ज़ा बहाल नहीं हो सका था। इसी बीच ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा गाराई अश्तियानी का कहना है कि रूस, सीरिया, तुर्की और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर्स और खुफिया सरबराहों के बीच मॉस्को में होने वाली बातचीत के एजेंडे में सीरिया में परमानेंट अमन की बहाली और सिक्योरिटी बहाल करना सबसे ऊपर है। प्रेस टीवी के मुताबिक उन्होंने कल मॉस्को में अपने रूसी, सीरियाई और तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ अलग अलग मुलाकातों के बाद ये बात कही है। उन्होंने कहा कि टेररिज्म से मुकाबला करना वेस्ट एशिया के इलाके के सभी मुल्कों की ज़रूरत है, इस बात पर जोर देते हुए कि इलाकाई मुल्कों की जॉइंट कोशिशों से ही इस मकसद को हासिल किया जा सकता है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अश्तियानी ने कहा कि तुर्की सीरिया ताल्लुकात नॉर्मल करने की हमारी और रूस की कोशिशें
इस 4 मुल्की मीटिंग के मकसदों में से एक हैं। ईरान इस इलाके के 2 बाअसर पड़ोसी मुल्कों सीरिया और तुर्की के बीच सीधी बातचीत के बारे में संजीदा है और दोनों मुल्कों के बीच आपसी कोऑपरेशन को सपोर्ट करता है। इस बात पर जोर देते हुए कि ईरान ने हमेशा इलाके में अमन, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने की सिमत में काम किया है, अश्तियानी ने कहा कि मॉस्को में 4 मुल्कों की मुलाकात में ईरान की हिस्सेदारी इसकी साफ मिसाल है। मार्च 2012 में तुर्की ने सीरिया के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे, जिसके 1 साल बाद सीरिया में गैर मुल्की सपोर्ट वाली जंग छिड़ गई, जिसमें तुर्की का सपोर्ट भी शामिल था। दोनों पड़ोसी मुल्क फिलहाल 11 साल बाद सुलह की सिमत में कदम उठा रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि अंकारा और दमिश्क के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने का सिलसिला 28 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ था, जब रूसी, सीरियाई और तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर्स मॉस्को में मिले थे। ये मीटिंग सीरिया में दाखिली जंग के फैलने के बाद से दोनों मुल्कों के बीच पहली ऊंची सतह की मीटिंग थी। पिछले महीने सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद ने तुर्की की फौज की नॉर्थ सीरिया से वापसी को तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के साथ अपनी किसी भी मुमकिन मुलाकात की शर्त रखी थी। इसी बीच खबर है कि सीरिया में एक और इजरायली ड्रोन मार गिराया गया है। इजराइल के टीवी चैनल 14 ने सीरिया की हवाई हदूद में इजरायली फौज के एक ड्रोन गिरने की खबर दी है। हालांकि इजरायली टीवी चैनल की इस रिपोर्ट में इस ड्रोन के बारे में या उसके गिरने की सही लोकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। इजराइल और सीरिया ने अभी तक सरकारी तौर पर इस ड्रोन के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि ये इम्कान जताया जा रहा है कि इजराइल का ड्रोन किसी खराबी या तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से नहीं गिरा, बल्कि मार गिराया गया है। पिछले हफ्ते भी इजरायली सरकार ने सीरिया में अपने एक ड्रोन को मार गिराए जाने की बात कही थी। इसी बीच खबर है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब खबर है कि दोनों मुल्कों के बीच तिजारत भी शुरू हो गई है। पारस टुडे के मुताबिक ईरान के इंडस्ट्री, माइनिंग और ट्रेड मिनिस्टर सैयद रज़ा फातिमी अमीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच तिजारत शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा है कि सऊदी अरब में ईरानी सामान पहुंचने की लिस्ट तैयार हो गई है और दोनों मुल्कों के बीच प्रोडक्ट्स का लेन देन जल्द शुरू हो जाएगा। ईरानी मिनिस्टर ने कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच तिजारत शुरू होने के साथ ही हमने माल के एक्सपोर्ट का प्रोसेस शुरू कर दिया है। आपको याद दिला दूं कि 10 मार्च को ईरान और सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों ने चीन की राजधानी बीजिंग में कई दिन की खुफिया मुलाकात के बाद ऐलान किया था कि दोनों मुल्क 2 महीने के अंदर डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल कर लेंगे और उससे पहले दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स मिलेंगे। उसके बाद 17 अप्रैल को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने बीजिंग में मुलाकात की थी। 2016 के बाद दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच ये पहली मुलाकात थी। इसी बीच इजरायली मीडिया के मुताबिक वहां फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि हाल ही में इजरायली फौज और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच होने वाली झड़पों के साथ ही रमजान महीने के खत्म होने के बाद इजराइल के सामने सख्त मरहला है और उसे कई मोर्चों पर लड़ी जाने वाली किसी भी मुमकिना जंग को टालने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। रमज़ान के महीने में इजरायली फौजियों ने मस्जिद अल अक्सा में घुसकर फिलिस्तीनियों के साथ मारपीट की थी और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने गाजा पट्टी और लेबनान से इजरायली इलाकों में रॉकेट दागे थे। इजराइल के टीवी चैनल 12 ने लेबनान से दागे जाने वाले रॉकेटों का जिक्र करते हुए कहा है कि अब रमज़ान के बाद इजराइल को एक ख़तरनाक और मुश्किल हालत के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि रमज़ान के बाद स्ट्रेटेजिक तौर पर हमास कई मोर्चों पर खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा, जिससे इलाके में खेल पलट भी सकता है। हालिया दिनों में इजराइल की कमज़ोर होती डिफेंस की ताकत के बारे में काफ़ी चर्चा सुनने को मिली है। हालांकि इससे पहले तक इजराइल की डिफेंस और हमला करने की ताकत को बहुत मजबूत समझा जाता था, लेकिन 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 33 दिन की जंग के बाद इलाके में ताकत का बैलेंस काफ़ी हद तक बदल गया और इजराइल की डिफेंसिव ताकत की पोल खुल गई। इजरायली मीडिया में कहा जा रहा है कि 2021 में हमास के साथ टकराव में भी इजरायली फौजी ताकत की कई कमज़ोरियां खुलकर सामने आईं और अब हालत यह है कि इजराइल गजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप से टकराने से पहले भी
कई बार सोचता है। उधर सूडान के हालात लगातार खराब हैं। वहां अब तक तकरीबन 450 लोग मारे जा चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस के सूडान के मामलों के खास नुमाइंदे वॉल्कर परथेस का कहना है कि मुल्क में जंगबंदी के लिए कोई भी फरीक संजीदा नहीं है। कल ट्यूसडे को न्यूयॉर्क में हुई सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने बताया कि लड़ाई में शामिल दोनों ही फरीक ये समझ रहे हैं कि वो जीत सकते हैं। राजधानी खर्तूम में लड़ाई रिहायशी इलाकों तक फैल चुकी है और गोलाबारी और हवाई हमलों में अब तक कम से कम 459 लोगों की मौत हो चुकी है। सूडान में लड़ाई छिड़ने की वजह से 4 करोड़ 60 लाख की आबादी में से 1/3 आबादी को खाने के सामान के लिए मदद पहुंचाने वाली एजेंसियों के सहारे की जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान में जारी जंग को दिल दहला देने वाला बताते हुए वार्निंग दी है कि यह लड़ाई पड़ोसी मुल्कों तक भी फैल सकती है। सूडान में 15 अप्रैल से पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड सपोर्ट फोर्स और फौज के बीच हुकूमत पर कब्जा जमाने की लड़ाई चल रही है। लड़ाई के मरकज में 2 जनरल हैं, सूडानी फौज के सरबराह अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के लीडर मोहम्मद हमदान दगालो इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने ही मिलकर मुल्क में प्रेसिडेंट उमर बशीर की हुकूमत का 2019 में तख्ता पलट किया था, लेकिन अब दोनों हुकूमत पर कब्जे के लिए आपस में लड़ रहे हैं। आपने देखा कि एक तरफ चीन और रूस मिडिल ईस्ट के हालात बेहतर करने और अमन बहाली की कोशिश कर रहे हैं। अब तक ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं। यमन जंग बंद होने के इम्कान बढ़े हैं। सऊदी अरब और सीरिया भी ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं और अब सीरिया और तुर्की को नज़दीक लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल सीरिया पर हमले कर रहा है। इजराइल में अंदरूनी बेचैनी के साथ साथ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स का खतरा भी बढ़ गया है। उधर सूडान में हालात खराब हैं। सूडान ने इजराइल के साथ 2020 में ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। कहा जाता है कि मुल्क में इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने पर भी काफ़ी इख्तलाफ है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।